हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ 2। मेरा नाम है सुमित कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया था, तरंगाग्र क्या होता है ये बताया था, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था, कौन कौन से होते हैं। हाँ, रेखीय तरंग एक तो क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है, दूसरा गोलीय तरंगाग्र होता है और तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको हाइगेंस का सिद्धांत बताया और हाइगेंस का सिद्धांत क्या था, हाइगेंस ने जो द्वितीयक सिद्धांत दिया था अपना सुधार करके वो भी बताया था, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की घटना को भी सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों का अपवर्तन। अपवर्तन किस तरीके से होता है, देखिए ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, इस डायग्राम में क्या है, दो प्रकाश किरणें आई है। सबसे पहले तो एक तल है x और x डैश। x और x डैश क्या है, एक तल है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ठीक है, जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश की चाल मानी है v1 और जो माध्यम 2 है उसमें प्रकाश की चाल मानी है कितनी, v2। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदलती है, उसकी तरंग दैर्ध्य बदलती है, परंतु उसकी आवर्ती नहीं बदलती। उसकी तीव्रता भी बदलती है परंतु क्या है, उसकी आवर्ती नहीं बदलती। आवर्ती एक ऐसा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं चेंज होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2020 में। अभी इसमें बहुविकल्प पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता, तो आपको ध्यान रखना है आवर्ती नहीं बदलती। अब ये प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई और ये जो प्रकाश किरण है ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। अब ये क्या है, ये ए से लंब डाला गया है, AB, इसको बोलते हैं तरंगाग्र पहले माध्यम का। अब ये क्या किया हमने, जो A पॉइंट है A से B डैश पॉइंट पर एक चाप खींचा, चाप खींचने के बाद A से इस पर एक स्पर्शरेखा खींच दी। ये भी कितनी होगी, 90 डिग्री की ही होगी। ठीक है, ये भी 90 डिग्री की होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये है हमारा A से B तक, A से B तक आने में इस तरंग को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। पिछले डेरिवेशन के ही जैसा है, A से B तक आने में यदि दूरी देखेंगे तो दूरी क्या होगी, 4 गुना समय। ऐसे ही यदि हम इसको देखेंगे B से A डैश तक आने में से कितनी दूरी तय करी, तो इसके लिए कितना होगा, V1 × T। अब समय तो दोनों का सेम है परंतु 4 अलग है। क्यों, क्योंकि ये पहला माध्यम है, ये माध्यम 2 है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये तरंगाग्र है हमारा A डैश और B डैश, ये क्या करेगा, जितनी भी तरंगिकाएँ निकल कर के चलेगी द्वितीय को, इन सबको स्पर्श करेगा। ये सिद्ध करना है कि ये जो तरंगाग्र है क्या है, ये एक अपवर्तक तरंगाग्र है। इसके लिए देखिए आगे, देखिए इस डायग्राम में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज है A, B और A डैश। इसमें जो कोण है वो है I। इस कोण के सामने वाला जो कोण है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यदि हम इसके लिए ये वाली दूरी देखिए तो दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है V1T। ये कितनी दूरी है, V1T। ठीक है, अब यदि हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई के लिए क्या होगा हमारा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब, यानी इसके सामने वाला कोण। ठीक है, इसके सामने वाला कोण और आधार क्या है, A डैश। तो कितना होगा, सूत्र हो जाएगा हमारा ये लंब है BA डैश और ये बेस क्या है इसका, A डैश। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम त्रिभुज A, B डैश और A डैश के लिए देखेंगे तो साइन R होगा, क्योंकि यहाँ कोण कितना है, R है। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए लंब कितना होगा, AB डैश, यानी ये दूरी कितनी होगी, V2T, और आधार कितना होगा ये। तो यही आगे आपको दिखाते हैं इसमें। यदि हम स्नेल का दूसरा नियम इससे प्रूव कर देते हैं तो वो परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, जिससे हम स्नेल का नियम प्रूव कर देते हैं तो वो क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम। उससे सिद्ध होता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या भी करता है। इससे आगे देखिए इसमें लिखा है, तरंगाग्र के बिंदु B द्वारा A डैश तक जाने में तय दूरी कितनी होगी भाई, BA डैश, और कितनी थी, पहला माध्यम था तो V1 × T। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है हमारा BAA डैश। तो इसमें यदि साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, BA डैश, यानी लंब बटे आधार क्या है, AA डैश। तो BA कितनी दूरी थी,
V1t, यहाँ पर क्या लिख दिया V1t, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम द्वितीय तरंगाग्र के द्वारा देखेंगे, तो द्वितीय तरंगाग्र के द्वारा देखिए क्या लिखा है। द्वितीय तरंगाग्र A से B डैश तक जाने में तय दूरी, द्वितीय तरंगाग्र जो A से B डैश तक जाता है उसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी, AB डैश कितनी होगी, AB डैश इक्वल्स कितना होगा V2t, V2 है क्योंकि दूसरा माध्यम है, ठीक है। अब त्रिभुज के लिए लगाते हैं इसका फॉर्मूला, तो त्रिभुज के लिए क्या होगा, साइन R, इसमें कोण कितना था, R था, तो दूरी इसका लंब कितना होगा, लंब AB डैश और आधार कितना था, AA डैश। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है V2t, यहाँ पर रख दिया V2t, और अपॉन क्या है AA डैश। अभी जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आई है हमारी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें साइन I अपॉन साइन R, इसका वैल्यू कितना था साइन I वाले का, V1t अपॉन AA डैश, इसका वैल्यू कितना था V2t अपॉन AA डैश, ऊपर चला जाएगा ये कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना होगा साइन I अपॉन साइन R बराबर V1 अपॉन V2। ये है स्नेल का दूसरा नियम। इससे सिद्ध होता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, परंतु फिर भी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगी के सिद्धांत में कुछ कमियां पाई गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की तथा विवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी जो निम्न प्रकार है। क्या कमियां थी, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को यांत्रिक माना गया, यानी प्रकाश तरंगों को यांत्रिक माना गया, यानी इनके संचरण के लिए सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की गई, यानी इनके लिए हमें क्या है, माध्यम की कल्पना करनी पड़ेगी। और जो माइकलसन थे, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना प्रयोग करके देखा और इथर को सर्वव्यापी माध्यम सही नहीं माना। तो इसकी पहली कमी होती कि इथर जो है सर्वव्यापी माध्यम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जिसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की सकती। ये प्रकाश का ध्रुवण पूरा एक चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने बताया जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है, परंतु वास्तव में प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकार का यदि होगा तो इससे प्रकाश का ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती, जो क्या है, एक कमी है। इसके बाद तीसरी, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये भी एक पूरा चैप्टर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में बताया था, जब प्रकाश आकर के टकराता है किसी धातु से तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इस चीज़ की व्याख्या नहीं की जा सकती इनके सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि इन्होंने तो बता दिए थे तरंग के रूप में चलता है प्रकाश, ठीक है, परंतु जो प्रकाश होता है वो छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट के रूप में हमें मिलता है, जिनको क्वांटम या फोटोन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रकाशिक पथ, वो भी देखिए प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पथ, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्मॉल d दूरी तय करती है, तो उस माध्यम के अपवर्तनांक और तय की गई जो दूरी है उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, प्रकाशिक पथ। किसी भी अपवर्तनांक के माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण एंटर करती है और मान लिया उसने स्मॉल d दूरी तय की, तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है और उसने जितनी भी दूरी तय की उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, प्रकाशिक पथ कहलाता है। इससे बाद में हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता। जो अपवर्तनांक है n वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए इसमें लिखा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। इम्पोर्टेंट है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है। अब इसमें मान लिया हमने, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है c, तथा प्रकाश तरंग n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की चाल है c और जो प्रकाश तरंग है वो n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक देखेंगे, तो अपवर्तनांक कितना होगा भाई, अपवर्तनांक होगा हमारा, दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश पहले माध्यम से, तो अपवर्तनांक क्या होगा 2n1, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है c है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमने मान लिया कितना है v है, तो अपवर्तनांक आ जाएगा हमारा n बराबर c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि हमें दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल ली हो, क्योंकि हमें निर्वात में तो प्रकाश की चाल पता होती है, ठीक है, अपवर्तनांक पता होता है। यदि दूसरे माध्यम में पूछा जाए कि ये एक माध्यम है, इधर कांच है हमारा, तो प्रकाश आई इस तरीके से और इस माध्यम में एंटर कर गया। आप पूछेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, इसका अपवर्तनांक दे दिया आपको 2 है,
तो अब इसमें प्रकाश की चाल बताइए कांच में कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए इसके लिए क्या है, यदि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी हो λ1 तथा n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी हो λ2, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा हमारा, v बराबर न्यू लैम्बडा। ये न्यू क्या है, न्यू होती है आवर्ती जो नहीं बदलती, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल यदि हम देखें तो क्या होगा, न्यू लैम्बडा। न्यू क्या है, ये आवर्ती है, ये नहीं बदलती। तो अब प्रकाश कहाँ गया है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, 2n1 = v1/v2 इक्वल्स टू क्या होगा, v1/v2। और v1 क्या थी, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो कितनी है c। v2 क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है v। तो देखिए यदि हम निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे तो न्यू λ1, क्योंकि पहला माध्यम निर्वात है, निर्वात में तरंग दैर्ध्य कितनी मानी है λ1। और दूसरा माध्यम क्या है, अब n अपवर्तनांक का माध्यम है जिसमें हमने तरंग दैर्ध्य कितनी मानी है λ2। तो यदि हम निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे तो कितना होगा, c = न्यू λ1। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल देखिए तो v = न्यू λ2। अब n बराबर क्या था, c/v। c की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू क्या आई है, तो c की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे न्यू λ1 इसकी जगह, और इसकी जगह पर क्या रख देंगे यहाँ पर न्यू λ2, ये रख दिया न्यू। ये न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, n बराबर λ1/λ2, ठीक है। यानी अपवर्तनांक जो होगा वो दोनों माध्यमों के तरंग दैर्ध्य के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यदि दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसके लिए हम λ2 को इधर ले जाएंगे और कितना हो जाएगा ये λ1/n। इस चैप्टर में इतना ही था। आपको यदि अच्छा लगा है चैप्टर तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग।